पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़े ज़ोर से प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा, भाभी, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटा राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ रानी पद्मावती को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया और बोला, जब तक मैं रानी पद्मावती को नहीं ले आऊँगा इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। बात छोटी थी लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मावती काले कोसों दूर रहती थी। वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दुभर था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और ना जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वह पत्थर लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलाया। सारी बात बताकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मावती तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मावती के मैं इस महल में पैर नहीं रखूँगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने का सामान और पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मावती की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मावती सिंगल द्वीप में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश असंभव है। वजीर के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरश कर से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूँगा। वजीर का लड़का चुप रह गया और दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गया। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहाँ कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ ना रुककर आगे और कहीं और रुकें। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा बाग है। लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक ना सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके साथ चल दिया। पीछे पीछे बाग में घुस गया। ज्यों ही वह अंदर पहुँचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के को काटो तो खून नहीं, यह क्या हो गया? वजीर के लड़के ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, यह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि हम क्या करें। वजीर के लड़का बोला, अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यहीं पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। देखें आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े बांधकर वे एक पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैल गया, सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वह आकृति
नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वह पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वह एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से कई परियां आ गई। उनके हाथों में पानी से भरे भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे आंखें गड़ा कर देखने लगे वह आगे क्या करती है। हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और आ गई। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने वह कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह में आ गए। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। उस जगमगाहट में उन्हें दिया कि एक और से दूध जैसे फव्वारे चलने लगे। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी। जब वे दोनों असमंजस में डूबे उस दृश्यवली को देख रहे थे, आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस सिंहासन एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गई। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी, पर अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर को देखा तो एक उड़न खटोला आ रहा था। यह क्या? राजकुमार फुसफुसाया। वजीर के लड़के ने अपने होठों पर उंगलियां रखकर चुपचाप बैठे रहने को संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े भाव से सब सिंहासन पर आसीन करा दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शालीनता से कहा, जाओ उसको लाओ। जो आज्ञा कहकर वह परी वहाँ से चल दी और उसी ओर आने लगी जहाँ पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठा था। दोनों की जान सूख गई। वह अपने भाग्य में क्या लिखाकर आए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। परी उसी पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा, उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुँचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और कहा, आओ यहाँ बैठो। राजकुमार ने उसकी बात सुनी पर बैठने की हिम्मत न हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो, यहाँ से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए और आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की और एकाटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिर गई हो। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मैं रानी पद्मावती की तलाश में निकला हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े तरल भाव से कहा, ओह, ये बात है कि मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए।
तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँ। राजकुमार ने कहा, वह शर्त क्या है? राजकुमारी पद्मावनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंगल द्वीप पहुँचोगे कैसे? राजकुमार, क्यों? वहाँ पहुँचने में क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, तुम बड़े भोले हो। अरे वहाँ पहुँचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंगल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। राजकुमार हैरान होकर, तब क्या करेंगे? राजकुमारी, तुम उसकी चिंता ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इसे अपनी उंगली में पहने रहोगे, तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार, राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान तो इंसान की ही मदद करनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वह भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गई। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुश खुश वहाँ आया, जहाँ वजीर का लड़का बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के की जान में जान आई। वह पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने उसे सारी आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए, उन पर सवार होकर चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वह खुल गए, दोनों बाहर हो गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो ना जाने 11 कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें होशियार रहना चाहिए। वह लोग जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल घिर गए। खूब जोर की वर्षा होने लगी। वह एक घर में रुक गए। दोनों रात भर के जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया, लेकिन वजीर के लड़के को नींद ना आई। वह बैठा रहा। अचानक देखता क्या है कि बगल के कमरे से एक काला नाग आया। यह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बड़े जोर की फुफकार मारकर राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान में से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी बरस रहा था। वजीर का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देखता रहा। सोचने लगा कि बैठे बिठाए राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन बदल जाए और हम वापस लौट जाएं। पर वह राजकुमार को जानता था कि वह बड़ा हठी है। जो सोच लेता था उसे पूरा करके रहता था और ना जाने क्या क्या विचार उसके मन में और दिमाग में चक्कर लगाते रहे। पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा और बोला, बड़े जोर की नींद आ गई। अगर तुम जगाते नहीं तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक और पड़े नाग पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज़ में बोला, यह क्या? वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो गया होता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तां सुनकर बोला, मित्र जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाएगा हमारा बाल बाका नहीं होगा।
वजीर के लड़के ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम साफ हो गया था। वहाँ वे रुक गए, भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक बड़ा घना जंगल था, इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे। डाकू छिपे रहते हैं, वहाँ से निकलना हंसी का खेल नहीं है। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की तरफ देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर निकला था। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों उस जंगल में घुस गए। जैसे बताया था उन्होंने वैसा जंगल पाया। अंधियारी रात का सा अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे वजीर का लड़का। जानवरों की नन प्रकार की आवाज़ें आ रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। वह लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने दो चमकती आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था। पर मौत सामने आ जाती है तो कायर भी सूर बन जाता है। वजीर के लड़के ने आव न देखा न ताव, घोड़े से कूदा और तलवार से उस पर बड़े जोर से वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। अब तो दोनों और भी चौकन्ने हो गए थे। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे इतने खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर रास्ते से हटते चले गए। वह लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि वे कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहाँ हार मान ली थी। उन्हें डर था कहीं रात ना हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सूअर, नीलगाय, भैंस, शेर, चीते इधर उधर घूमने लगते हैं। पर वहाँ तो दिन रात एक सा था। उजाले का कहीं नाम नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ, खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो रहे थे। वजीर के लड़के ने कहा, अब हम यहीं कहीं कोई अच्छी सी जगह देखकर ठहर जाएं। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों की एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास में कुआं था, उससे पानी लेकर स्नान किया, ताज़ा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज की रात मैं खूब सोऊंगा, आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए, पर थके होने पर भी वजीर के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा कि नींद ने उसे घेर लिया और वह सो गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलते हुए राजकुमार उठा और दिन के उजाले को देखकर कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलक भारी हो गई और ना जाने मुझे कब नींद आ गई। वजीर के लड़के को उस पर अब क्रोध नहीं, दया आई और कहा, कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुरा कर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि कोई घटना नहीं घटी। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। फिर वो तैयार होकर आगे बढ़ चले। चलते चलते काफ़ी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था। परियों की राजकुमारी ने कि रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ेगी। हो ना हो यह वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते
में निकल चले हैं, बस्ती में ना जाएं। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे एक नगर आया है और तुम कहते हो इससे बचकर निकल चलो। नहीं, ये नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की बनावट और सजावट को देखकर मुग्ध हो गया। बोला, वाह, ऐसी नगरी को देखने के आनंद से तुम वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ हैं और देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते गए। अकस्मात भांति भांति के फूलों और लता से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया का रोना रुका तो वह बोली, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? राजकुमार भौचक्का सा रह गया। यह माजरा क्या है? उसने बुढ़िया को अपने बाहों से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वह अपने को छुड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहती क्या हो? सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, थोड़ी सी देर को मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर का दरवाज़ा खुला था। ज्यों ही वह अंदर घुसे कि दरवाज़ा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई, पर अब तो क्या कर सकता था। उसने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हार कर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, ना दरवाज़ा खुला, ना राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ, वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कहानी का सेकंड पार्ट देखें दूसरी कहानी में।